दारोगा की दबंगई और बर्बरता की तस्वीर सामने आई। यमा मला भगवानपुर थाना इलाके के ये मामला भगवानपुर थाना इलाके के बाजार की है, जहां पर पुलिस ने बाइक पर ट्रिपल लोडिंग में जा रहे एक युवक को पकड़ लिया और बीच सड़क पर पिटाई शुरू कर दी। युवक दारोगा के पैर पड़ता रहा, लेकिन वर्दी की हनक में एएसआई युवक को पीटते रहे। बताया जा रहा है कि युवक इमरजेंसी हालात में दवा खरीदने जा रहा था, लेकिन पुलिस उसे थाने उठाकर ले गई। देखिए आप इन तस्वीरों में किस तरीके से वर्दी की आड़ में गुंडागर्दी हो रही है बिहार में, आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। तीन को बैठ चलेगा। गोपालगंज में एक युवक को नंगा कर बेरहमी से पीटने का मामला वायरल हो रहा है। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है कि कुचायकोट थाना इलाके के मुर्गिया गांव में एक युवक अपनी विवाहित प्रेमिका से मिलने के लिए रात को उसके घर गया हुआ था, जिसे महिला के घर वालों ने देखा और पकड़ लिया और बांधकर रात भर उसकी पिटाई की और फिर उसे नंगा कर घसीटा गया। लाठी डंडों से उसे जमकर पीटा गया। इससे युवक बुरी तरीके से जख्मी हो गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को सुलझाने के बाद युवक को थाने लेकर गई। वायरल वीडियो की जांच की जा रही है। कोरोना काल में भी बिहार में क्राइम अनकंट्रोल दिख रहा है। पिछले 24 घंटे के अंदर एक के बाद एक घटनाओं से पूरा बिहार दहल गया। गोपालगंज, मुंगेर, बेतिया जैसे जिलों में हुई घटनाओं से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। यहां तक कि अपराधियों को पुलिस का जरा भी खौफ नहीं रह गया है। बिहार के लोगों को कोरोना और बाढ़ के संकट के बीच क्राइम से भी दो चार होना पड़ रहा है। जिले जिले से दर्दनाक दास्तानें सामने आ रही हैं। गया में 2 बड़ी आपराधिक घटनाएं दर्ज की गई। टिकारी थाना क्षेत्र में अपराधियों ने दंपति को गोली मार दी, जिससे पति की मौत हो गई। उधर डुमरिया प्रखंड के मैगरा थाना में देर रात भाकपा माओवादी नक्सली संगठन ने तांडव मचाया और ईंट भट्टे के मालिक महेंद्र यादव के घर में घुसकर 3 लोगों को गोली मार दी, जिनमें से 2 की मौत हो गई, जबकि तीसरा गंभीर रूप से घायल है। घटना से नाराज लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। कर रहे थे, उसके बाद हम लोग 10:30 बजे के लमसम आवाज सुने तो बाहर निकले तो देख रहे हैं कि मामा हमको कुर्सी के नीचे गिरे हुए हैं। 10-10:30 बजे राम हड्डी में अपराधियों के द्वारा गोली फायर किया गया, जिसमें 2 व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है और एक घायल है, जिसे रेफर कर दिया है। वहीं गोपालगंज में अपराधियों ने सीएसपी संचालक के 13 साल के चचेरे भाई को दिन दहाड़े गोली मारकर घायल कर दिया और सीएसपी काउंटर पर रखे 52,700 रुपए लूटकर फरार हो गए। वारदात मांझागढ़ के दानापुर गांव के पास की है। तो ये एक को हेलमेट पहले बेल्ट से मारा, उसके बाद हेलमेट से मारा और उसके बाद इसको गोली मार दिया। वहीं मुंगेर के धरहरा प्रखंड के बंगलवा गांव में 25 साल के युवक की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई। हत्या का कारण जमीन विवाद बताया जा रहा है। जमीनी विवाद चल रहे थे। एक कोठवा का महिला और पुरुष है, रमिया देवी के पूरा परिवार। बेतिया के साठी थाना क्षेत्र के धमीनाहा गांव में एक विवाहिता की हत्या कर शव को जला दिया गया।
जिसके बाद विवाहिता के मायके वालों ने हत्या का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। वहीं ससुराल वाले घर छोड़कर फरार हैं। इस संबंध में कि आवेदन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, इनके द्वारा आवेदन लड़की पक्ष के द्वारा दिया जाएगा, विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गोपालगंज में चीफ इंजीनियर मुरलीधर सिंह के घर पर साल भर पहले ठेकेदार रमाशंकर सिंह को जिंदा जलाने के मामले में आज तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और न ही ठेकेदार का बकाया भुगतान ही परिवार वालों को मिला है। मामला 29 अगस्त 2019 की है और इलाके में निर्माण कार्य खत्म होने के बाद ठेकेदार रमाशंकर सिंह ने अपना बकाया मांगने चीफ इंजीनियर के घर गए थे। दरअसल चीफ इंजीनियर ने ठेकेदार से 15 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। इसी को लेकर दोनों के बीच में काफी वक्त से विवाद चल रहा था। जब ठेकेदार रमाशंकर बकाया पैसे मांगने के लिए चीफ इंजीनियर के घर गए तो उसे वहां जिंदा जला दिया गया। इस मामले में ठेकेदार के बेटे ने 30 अगस्त 2019 को चीफ इंजीनियर, उसकी पत्नी, अधीक्षक अभियंता, कार्यपालक अभियंता सहित 4 नामजद और 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। घटना के बाद सभी आरोपी फरार हो गए। घटना के साल भर बाद भी किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और न ही जल संसाधन विभाग ने ठेकेदार के परिवार को बकाये का भुगतान किया। हालांकि जी मीडिया के सवाल करने पर विभाग की तरफ से जल्द भुगतान करने की बात कही गई है। डीजीपी साहब स्वयं हमारे आवास पे आए थे और 48 घंटे का अल्टीमेटम दिए थे गिरफ्तारी के लिए, और उस 48 घंटे को देखते देखते 1 साल पूर्ण हो गया और ना ही मुख्य अभियंता की गिरफ्तारी हुई है और ना उनके सहयोगी अधीक्षण अभियंता, कार्यपालक अभियंता और मुख्य अभियंता की पत्नी का आज तक गिरफ्तारी हो सका है। जब भी तो मेरे आए हुए कार्यकाल 6 महीने हुए थे, उसके पहले तो कार्यालय लगभग बंद ही सा था। तो सचिव महोदय के द्वारा भी कहा गया है कि जो भी इनका अतिरिक्त कार्य कराया गया उनका आ जाएगा तो मैं भुगतान के लिए ऑर्डर दे दूंगा। तो बिहार में बाढ़ का कहर थोड़ा थमा है। कई इलाकों से बाढ़ का पानी अब उतरने लगा है, लेकिन इससे बाढ़ पीड़ितों की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। अभी भी 130 प्रखंड में बाढ़ की तबाही और तांडव जारी है। गोपालगंज में गंडक नदी का जलस्तर कम होने के बाद कटाव शुरू हो गया है। कुचायकोट प्रखंड के बिशंभरपुर गांव के पास गंडक नदी में तेजी से हो रहे कटाव से ग्रामीण दहशत में है। हालांकि स्थानीय प्रशासन की ओर से मौके की जांच पड़ताल कर बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है, लेकिन ग्रामीणों ने मरम्मती के नाम पर केवल खानापूर्ति करने का आरोप लगाया है। जितने ग्रामीण है सब दहशत में है और दहशत का एकमात्र कारण है कि अधिकारी, जो संबंधित अधिकारी है, बहुत शिथिल है और शिथिलता की वजह से लोगों में भय व्याप्त है। छपरा में सारण तटबंध टूटने के बाद से मढ़ौरा से गुजरने वाली डबरा नदी का रौद्र रूप बना हुआ है। कई गांव पिछले 1 महीने से अधिक समय से बाढ़ की चपेट में है। ऐसे में सैकड़ों परिवार तमाम मुश्किलें झेल रहे हैं। हम अभी मढ़ौरा रेलवे स्टेशन पे, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, रेलवे स्टेशन जो है खाना बदोशों के जैसा लोगों का जो भीड़ है वो रेलवे स्टेशन पे है। आप देखिएगा कि कुछ लोग हैं जो बिजली का काम कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। सामने ये जल का जो सैलाब है, जो सैलाब का सितम है, ये सहने को लोग मजबूर हैं। लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं है। गंगा नदी के जलस्तर बढ़ने से दानापुर के कई गांव का संपर्क अनुमंडल मुख्यालय से टूट गया है और ऐसे में लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर नाव का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन गांव आने जाने और नाव पकड़ने का रास्ता भी पूरी तरह से जलमग्न होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। डर लगता है नाव में, जिस तरह लोडिंग नाव जाता है। डर तो बहुत लगता है, लेकिन क्या कीजिएगा, मजबूरी है। पीपा पुल खुल जाने के बाद में कोई सहारे नहीं रह जाता है। वहीं पटना में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ऐसे में कुछ दिन पहले ही जिला प्रशासन ने गंगा नदी में नाव के परिचालन पर रोक लगाई थी। बावजूद इसके प्रशासन की नाक के नीचे न सिर्फ नाव का परिचालन हो रहा है, बल्कि धड़ल्ले से नाव को ओवरलोड भी किया जा रहा है। पटना में गंगा नदी पूरे उफान पर बह रही है। एहतियातन प्रशासन ने नाव पर रोक लगा दी है।
लेकिन ये गंगा नदी का इलाका है, यहाँ पर बेरोक टोक नावें चल रही हैं, लोगों को बैठाया भी जा रहा है, इस पार से उस पार लोग जाते हैं। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि किस तरीके से नावों का यहाँ पर इस उफनती नदी में परिचालन हो रहा है। वहीं बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बाइक से बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलने पहुंचे। 25 अगस्त को भगवानपुर प्रखंड के जोकिया तेलन बांध 40 फीट में टूट गया था, जिससे कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। ऐसे में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बाढ़ पीड़ितों से मिलने जोकिया गांव पहुंचे। गिरिराज सिंह ने बांध के टूटे स्थल का भी निरीक्षण किया। सहरसा जिले के बनमा इटहरी प्रखंड के निचले इलाके के कई गांवों में बाढ़ का पानी कम हुआ है, लेकिन लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार में मौसम बरसात का है, लेकिन रंग चुनाव का चढ़ गया है। कोरोना और बाढ़ के मुद्दे भी चुनावी हो गए हैं। अभी तक सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से चुनावी मुद्दों को लेकर कुछ भी साफ साफ नहीं कहा गया, लेकिन विपक्ष महामारी और बाढ़ को ही लगातार इसे मुद्दा बनाकर सरकार को निशाना बना रही है। आज तेजस्वी यादव एक बार फिर इसी मुद्दे को लेकर मैदान में कूद पड़े और सरकार पर आंकड़ों के पीछे अपनी नाकामी छुपाने का आरोप लगाया। कोरोना और बाढ़ में चुनावी संग्राम, सरकार पर विपक्ष का तेज वार, नाकामियों को आंकड़ों से छुपाया। बिहार में महामारी और बाढ़ की अशांति के बीच चुनावी शोर भी सुनाई देने लगा है। लगातार इन दोनों मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश में जुटे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर इसे लेकर हमला बोला। तेजस्वी यादव ने 84 लाख की आबादी के बाढ़ से प्रभावित होने को लेकर राज्य के साथ केंद्र सरकार को भी आड़े हाथों लिया। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर बाढ़ पीड़ितों के लिए कुछ न करने का आरोप लगाया, तो केंद्र सरकार को बिहार की मदद न करने का दोषी बताया। हमारे कई बार कहने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी आनन फानन में केवल 2 बार हेलीकॉप्टर से यात्रा करने गए। क्या केंद्र सरकार इतनी भी गंभीर रही कि अपना समीक्षा के लिए केंद्र टीम भेजी हो, या इन्होंने बाढ़ के लिए केंद्र से सहायता मांगी कि नहीं मांगी? तेजस्वी जी, जगह, समय, तिथि तय कीजिए। आपके एक एक सवाल का जवाब देने को तैयार हूं, पर आग्रह है आपका, इस तरह के कंफ्यूजन बिहार के जनता के बीच ना फैलाएं। आरजेडी के आरोपों का समर्थन कांग्रेस ने भी किया और नीतीश सरकार पर झूठ बोलने और अफवाह फैलाने का आरोप लगाया, तो बीजेपी भी चुप नहीं रही और पलटवार करते हुए कोरोना काल में तेजस्वी के बिहार में न होने का मुद्दा उठाया। तो बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने जिन उदाहरणों को सामने रखते हुए मुख्यमंत्री पर राजनीतिक आरोप लगाए हैं, मैं समझता हूं उन आरोपों में कहीं न कहीं दम तो है। इस पूरे कोरोना काल में और बाढ़ के समय में तेजस्वी यादव बिहार की जनता में भ्रम फैलाने का और झूठ बोलने के सिवा और कुछ नहीं किए। पहले तो कोरोना काल में वो बिहार छोड़कर बाहर ऐश मौज करते रहे, और जब आए तो कोरोना योद्धाओं का मनोबल तोड़ना और झूठ बोलना, इसके अलावा कुछ नहीं किया। 2 बड़े संकट के बीच बिहार में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कोरोना और बाढ़ के मुद्दे को भुनाने में विपक्ष पीछे नहीं रहना चाहता, लेकिन ये मुद्दे आम लोगों के लिए कितने अहम हैं, ये तो चुनाव में ही पता चलेगा, जब लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। रजनीश के साथ आशुतोष, जी मीडिया, पटना। विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने कमर कस ली है। कोरोना काल में होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में दिल्ली में बिहार के सभी पार्टी सांसदों की बैठक हुई, जिसमें चुनाव के मद्देनजर वर्चुअल मीटिंग को कैसे सफल बनाया जाए, मतदाताओं से कैसे संपर्क साधा जाए, इसे लेकर चर्चा हुई। इसके अलावा एनडीए में शामिल सभी घटक दलों के बीच सामंजस्य बनाए रखने पर बात हुई। बैठक में यह तय किया गया कि बिहार चुनाव में एनडीए की जीत सुनिश्चित करने के लिए बिहार के सभी सांसदों को अहम जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। हर सांसद सितंबर से हर दिन 2 पंचायत का दौरा करेंगे, जिसके तहत 60 पंचायतों में जाकर लोगों और कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे। सारे सांसद जिले के पदाधिकारियों से भी अलग से मिलेंगे और वर्चुअल माध्यम से बैठक करेंगे। इधर केंद्रीय मंत्रियों को भी चुनाव से जुड़ी हुई जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। अध्यक्ष जी का बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है
कि हर सांसद की सभी सीटों पर जिताने की जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी के सांसद की है। एनडीए के जिस घटक दल को जो भी सीट मिलेगी वह जिताने का कार्य भाजपा के सभी सांसद करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अभी तक कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन चुनाव आयोग के तय वक्त पर चुनाव कराने के संकेत के बाद राज्य में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चुनाव को लेकर अब सारी बहस सीटों पर जाकर अटकने लगी है, क्योंकि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सीट बंटवारे का मुद्दा दोनों को चैन नहीं लेने देगा। और महागठबंधन की मुश्किलें तो वैसे ही बढ़ गई हैं, क्योंकि लेफ्ट ने 53 सीटों की डिमांड कर दी है। सीटों के लिए शुरू हुआ संघर्ष, लेफ्ट ने बढ़ाई विपक्ष की मुश्किल। महागठबंधन में 53 सीटों की मांग। बिहार चुनाव को लेकर राज्य की सियासत में काफी उठापटक देखने को मिल रहा है। महागठबंधन ज्यादा से ज्यादा जन समर्थन हासिल करने के लिए अपना कुनबा बढ़ाना चाहता है और पिछले कुछ दिनों से आरजेडी और लेफ्ट पार्टीज के बीच मुलाकातों और बैठकों से भी इसकी तस्दीक होती है। हालांकि इसमें भी एक पेंच फंस गया है। मिल रही जानकारी के मुताबिक वाम दलों ने महागठबंधन में शामिल होने के लिए 53 सीटों की डिमांड की है। वाम दलों ने बंद लिफाफे में सीटों की डिमांड की चिट्ठी आरजेडी प्रदेशाध्यक्ष जगदानंद सिंह को सौंपी है। लेफ्ट ने 17 सीपीआई, 16 सीपीएम और 20 सीट सीपीआई माले को देने की मांग की है। हालांकि अभी महागठबंधन का कोई भी दल इस पर कुछ भी साफ साफ बोलने को तैयार नहीं है। कौन कितने सीटों पर लड़ेगा, किनको कितना सीट मिलेगा, वो हमारे नेता सभी दलों के बैठ करके तय कर लेंगे। इसमें कहीं कोई किचकिच नहीं होगा। महागठबंधन में पहले से ही सीटों को लेकर पेंच फंसा हुआ है। दबाव की राजनीति के तहत कांग्रेस 80 से ज्यादा सीटों पर लड़ने की बात कह चुकी है और आरजेडी खुद भी इस बार ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारना चाहती है। अब उस पर से वाम दलों की 53 सीटों की डिमांड ने महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सीटों के बंटवारा का सवाल है तो तमाम महागठबंधन के घटक दल, तमाम साथी, तमाम नेतृत्व घटक दलों के एक साथ बैठेंगे तो सीटों पर चर्चा चलेगी। वो बड़े नेताओं का काम है। 2015 के विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो आरजेडी ने 80 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस ने 27 सीटें हासिल की थीं। आरएलएसपी के खाते में 2 सीटें आई थीं, जबकि 1 सीट हासिल करने वाली जीतन राम मांझी की पार्टी हम महागठबंधन का साथ छोड़ चुकी है। वहीं 2015 चुनाव में वाम दलों की उम्मीदवारी की बात करें तो सीपीआई माले ने 99 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि सीपीआई ने 98 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। सीपीएम महज 43 उम्मीदवारों के साथ चुनाव में उतरी थी। तीनों वाम दलों में से सिर्फ सीपीआई एमएल ही 3 सीटें जीतने में कामयाब रही। बिहार के संभावित विधानसभा चुनाव में वामपंथी दलों की आइडियोलॉजिकल हिपोक्रेसी की पोल खुल गई है। सारे वामपंथी दल आरजेडी के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। अब कुछ दिनों में लालू जी के चरणों में अब लोट घुलट कर नतमस्तक होंगे। सीटों के पेंच को महागठबंधन के घटक दल जल्द सुलझाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन ये आसान नहीं होने वाला है। सभी पार्टियों की बढ़ती महत्वाकांक्षा इस मसले को अभी और उलझाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुंगेर के कोतवाली इलाके में अवैध लॉटरी संचालन का पर्दाफाश किया गया। पुलिस ने 18 लाख रुपए बाजार मूल्य की लॉटरी जब्त की, साथ ही 10 लोगों को हिरासत में लिया। इनके पास से 4 लाख से ज्यादा की नकदी मिली है। साथ ही कई पासबुक और चेकबुक भी बरामद किए गए हैं। छापेमारी के दौरान 10 गोलियां भी मिली। एसपी ने जानकारी दी कि अवैध लॉटरी संचालन काफी मजबूत तरीके से और संगठित तरीके से जिले में चलाया जा रहा था। सिक्किम राज्य की लॉटरी के टिकटों को कुरियर के डब्बों में छिपाकर पश्चिम बंगाल के जरिए मुंगेर में लाया जाता था और इसका सरगना रोहतास के डेहरी ऑन सोन से पूरे गोरख धंधे की कोऑपरेट करता था। मुंगेर में विपिन यादव मुख्य तौर पर अवैध लॉटरी संचालन के नेटवर्क को ऑपरेट करता था।
वैशाली से बड़ी खबर, जहां हथियार के बल पर 2.25 लाख की लूट हुई है। स्पेयर पार्ट्स कारोबारी की गाड़ी पर गोली मारकर यहां पर लूट हुई है। आपको बता दें कि कारोबारी बाल बाल बच गया। उनका नाम संजीत गिरी बताया जा रहा है। नगर थाना इलाके के आरएन कॉलेज के फील्ड गेट के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। पटना में दीघा आर ब्लॉक 4 लेन सड़क का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। सड़क के दोनों ओर वृक्षारोपण का काम बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से वृक्षारोपण किया जा रहा है उससे कई तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। दरअसल पेड़ लगाने के लिए दूरी का ध्यान नहीं रखा गया, जबकि उसके ठीक नीचे नमामि गंगे योजना की पाइप गुजर रही है। साथ ही बगल में नाले का निर्माण कराया गया है। पेड़ के बड़े होने पर पाइप और नाला दोनों पर असर पड़ सकता है। दीघा आर ब्लॉक 4 लेन पर निर्माण कार्य जो है वो तेज गति से चल रहा है। जल्द से जल्द इसे पूरा करना है, लेकिन दूसरी ओर सड़क किनारे वृक्षारोपण की जो योजना है सरकार की, उसमें किस तरीके से अनदेखी की गई है। जो व्यवहारिक पहलू है उसको देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे मात्र 10-10 फीट की दूरी पर पेड़ लगाए गए हैं। ये पौधे अमलतास के हैं, जिसकी जड़ें काफी गहरी होंगी और पेड़ काफी ऊंचे होंगे। लेकिन ठीक इसके नीचे अगर बात करें तो यहाँ पे नमामि गंगे का प्लास्टिक का पाइप है पेड़ के नीचे, और बगल में फिर बिजली के केबल को लेकर, और ये जो फुटपाथ है इसके ठीक नीचे में नाला है सीवरेज का। ऐसे में यदि अब 4-5 सालों के बाद पेड़ बड़े होंगे तो नमामि गंगे का जो पाइप बिछा है प्लास्टिक्स का वो डिस्ट्रॉय होगा, नाला जो है वो चौक्ड होगा, साथ ही साथ केबलिंग को लेकर जो बिछाए गए हैं तार, यानी ये पूरी जो व्यवस्था है वो खराब होगी। कैमरामैन निशांत के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है, यानी वो दिन जिस दिन खिलाड़ियों के योगदान को सरकार याद करती है और खेल के साथ खिलाड़ियों के उत्थान के लिए भी नई योजनाओं का ऐलान करती है। लेकिन खेल और खिलाड़ियों के मामले में बिहार की हालत क्या है, ये जानकर आपको आश्चर्य होगा। हॉकी के जिस महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की याद में खेल दिवस का आयोजन होता है, उस हॉकी के लिए बिहार में एक स्टेडियम भी नहीं है। राजधानी में राजेंद्र नगर में 9 साल पहले भी हॉकी मैदान का शिलान्यास तत्कालीन खेल मंत्री सुखदा पांडे ने किया था, लेकिन 9 साल से यह मैदान अधूरा पड़ा है। बात सिर्फ हॉकी मैदान की नहीं बल्कि क्रिकेट स्टेडियम की भी है, जिसकी हालत खराब है। जिस मोइनुल हक स्टेडियम पर कभी अंतर्राष्ट्रीय मैच का आयोजन होता था, वो आज रणजी मैच के काबिल भी नहीं है। लापरवाही का आलम यह है कि जिस हॉकी स्ट्रो टर्फ का उद्घाटन साल 2011 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों हुआ, उससे संबंधित रिकॉर्ड ही कला संस्कृति और युवा विभाग के पास अब नहीं है। वहां पर शिलापट है, आप देखिए और बताइए कि फिजिकल कॉलेज में स्ट्रो टर्फ के लिए जो शिलान्यास हुआ था वो किस खेल के लिए हुआ था, किस खेल के लिए वहां पर बाउंड्री हुआ, ये सभी विभाग के सभी कर्मचारी जान रहे हैं और इसमें बहुत लोग फंसेंगे। हमारा आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं कि हमारे हो सकता है थोड़ा सा स्लो हो, काम तो होना ही है। कला संस्कृति युवा विभाग, वैकेंसी हो, चाहे टर्फ हो, चाहे इंडोर हो, चाहे आउटडोर हो, सबका निर्माण हो रहा है। लेकिन जो संसाधन हमारे पास सीमित है उसके कारण से थोड़ा हो सकता है स्लो है, लेकिन बंद नहीं हुआ है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड।